बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो CS201 की तैयारी करने जा रहे हैं जनाब। मेक श्योर आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 18 लेक्चर तक है। ऑलरेडी मैंने इसके 2 पेपर्स आप लोगों को पहले करवाए हुए हैं, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 2 अलग पेपर हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं आपके प्रीवियस सेमेस्टर में। तो मेक श्योर आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि यही 2 पेपर्स आपको करवाऊंगा, और इसके अलावा जो 2 पेपर्स मज़ीद करवाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे वो जो प्रीवियस 2 पेपर यानी पिछली जो वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसके यहाँ पे रिपीट हुए में क्वेश्चन, तो मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वो भी बताता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। पेपर नंबर 1 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब, हाउ मैनी डायमेंशंस डज एन डायमेंशन अरे हैज़। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ मज़ीद बता दूं, जो कि आप तमाम तर लोग जो CS201 की मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो प्रैक्टिकल्स के स्टूडेंट भी होंगे। आप लोगों ने मेरी बात याद रखनी है कि प्रैक्टिकल्स में भी आपका यही कॉन्सेप्ट आएगा। जिस तरह भी ये वाला क्वेश्चन है, मैंने खुद प्रैक्टिकल के बहुत सारे क्विज अटैम्प्ट किए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड था। तो जब आपका प्रैक्टिकल का फाइनल पेपर होगा ना, उसमें भी आपने 1 से लेके 45 तक प्रिपेयर करने अपने लेक्चर्स। तो उसमें अगर किसी ने हैंडआउट्स नहीं पढ़े हैं, या अगर आप ये कहेंगे कि हमें तैयारी करवा दी जाए, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने यही मिड टर्म की और फाइनल टर्म की वीडियोस देख के जाना है अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ मैनी डायमेंशन डज एन डायमेंशन हैज़ अरे। देखें, आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है, हमने अभी तक हैंडआउट्स में 2 डायमेंशन अरे तक पढ़ा है। 2 डायमेंशन का मतलब है जहाँ पे हम अपनी अरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि 1 3 5 7। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 डायमेंशन अरे यूज हो रही है, क्योंकि एक नंबर ऑफ रोज को यूटिलाइज कर रही होगी और दूसरी नंबर ऑफ कॉलम्स को यूटिलाइज कर रही होगी। तो ये 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है। अब कहता है अगर फर्ज कर लें पेपर में ये आपके आएगा, फर्ज कर लें अगर ये n डायमेंशन अरे है, तो यहाँ पे n डायमेंशंस ही हम लोग जो है वो लूप्स को यूज कर रहे होंगे। कहता है कितनी डायमेंशन होगी n डायमेंशन अरे में, तो n ही होगी। पेपर में ये इस तरह आ जाता है कि n के बजाय आपसे कहा जाए 2 डायमेंशनल अरे है, तो कितनी डायमेंशंस होंगी आपने पता होना चाहिए आपको वहाँ पे 2। अगर कहता है 3 होंगी तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर कहता है 4 होंगी तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी रूल को याद रखना आपने फाइनल टर्म के लिहाज से। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारा पेपर या सारी परसेंटेज टोटल सेमेस्टर की फाइनल टर्म के ऊपर कंसिस्टेंट होती है। तो देखो n अरे है तो n डायमेंशन इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका प्रैक्टिकल के लिहाज से यानी आपके जो सब्जेक्टिव के लिहाज से आएगा आपको, चूँकि वहाँ पे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग आ रही होगी तो उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने बताना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि कॉल बाय रेफरेंस को इस्तेमाल करेगा इस दिए गए प्रोटोटाइप में। ये फंक्शन का सिंटैक्स है। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। हम फंक्शन को, फंक्शन क्या होता है, जो हमारे लिए फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होता है। हम फंक्शन को 2 तरीके से कॉल करते हैं। कॉल का मतलब बुलाते हैं। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वी फॉर वैल्यू, और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है। वैल्यू का आपका नाम से पता लग रहा है कि मैंने कहा जी फर्ज कर लीजिए कि a एक फंक्शन है और वो बराबर है यानी असाइन कर देगी वैल्यू उसको 10। तो ये जो 10 आपको नजर आ रहा है, अगर मैं कहता हूं 10 को कॉल करो, तो चूंकि 10 कहां पड़ा हुआ है जी, a में पड़ा हुआ है, तो आपके पास कौन सा फंक्शन आएगा, a का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ये फंक्शन नहीं है, ये एक वेरिएबल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूं। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, जहां पे आपको रेफरेंस मिल जाता है कि ये इस फंक्शन की सारी फंक्शनैलिटी मेमोरी में कहां पड़ी हुई है। हमेशा ये बात याद रख लें कि कॉल बाय रेफरेंस का जहां पर जिक्र आएगा वहां पे एंड का साइन आएगा। इसको हम एंड का साइन बोलते हैं। जहां पे कॉल बाय रेफरेंस कहेगा वहां पे एंड का साइन जो है वो जरूर होगा। यहां पे देखें, अब एंड का साइन है तो इन सब में, लेकिन यहां पे देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंड का साइन लिखने का तरीकेकार है क्या, सबसे पहले फंक्शन फिर इंट। इंट आपकी डेटा टाइप है। जैसे हम कहते हैं 11, तो 11 एक नंबर है जिसको डेटा टाइप कहा जाएगा इंटीजर, क्योंकि ये नंबर है, इंट की इंटीजर है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 11.1, तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप बन जाएगी क्योंकि इसके अंदर पॉइंट आ गया। तो देखो इसका तरीके लिखने का तरीकेकार क्या है, फंक्शन यानी आपका फंक्शन का कीवर्ड FUNC फंक्शन
एंड जो भी आपका नंबर है, देखो यहाँ पे इंट है ना, तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया और आखिर में सेमीकोलन। तो ये इसका मेन जो है वो जवाब है। यही वाला मेन एमसीक्यूज आपको 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, ये जो दो नाम है जो आपसे पूछ सकता है कि कितने तरीकेकार है फंक्शन को कॉल करने के। तो मैंने आपको बताया दो है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो दोनों आपने याद रखने हैं, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये इस तरह इसका राइट ऑप्शन ये सेकंड वाला जो है वो बन जाएगा। फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अच्छा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऑलरेडी जिक्र कर रहा था, मैंने आपको एक ऑलरेडी प्रीवियस डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। पार्ट आपका मैंने बनाया था तकरीबन आज से कुछ 4-5 महीने पहले, उसमें मैंने 2 आपको कवर करवाए थे ये पेपर्स। तो उसमें पहला क्वेश्चन ही आपका ये वाला था और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% चांस है कि पेपर में आ सकता है। कहते हैं जी ऑपरेशन जो ऑपरेटर है प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये बात याद कर लें, ये भी एमसीक्यूज आएगा कि प्लस प्लस जो है ये कौन सा ऑपरेटर है। चूंकि प्लस का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो ये इंक्रीमेंट है। ठीक है जी, देखें इंक्रीमेंट। और जो माइनस माइनस है, आप किसी चीज को माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। कहता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ये कितने वेरिएबल को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस और दूसरे वाले प्लस का मतलब है 1। तो ये a प्लस प्लस किसके बराबर है जी, a प्लस 1 के। दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने याद रखना है। इसी तरीके से अब आप कहते हैं जी माइनस माइनस का क्या मतलब है, तो माइनस को देख लेते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है a माइनस माइनस, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस 1 के। तो देखो ये आपने याद रखना है, और ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब जो सिर्फ 1 के साथ काम करता है। तो ये क्या आंसर इसका बन जाएगा कि प्लस प्लस और माइनस माइनस आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ये 1 को जो है वो इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लूप्स की बात करेंगे जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। फॉर लूप का जो क्वेश्चन है वो मस्ट हर पेपर में पूछा जाता है। अगर 100 बंदे हैं जो कि CS 201 का पेपर देने जा रहे हैं, तो 100 में से 99 लोगों के पेपर में फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फॉर लूप, यानी फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं वो हम पार्ट बी में भी देखेंगे, लेकिन पार्ट ए में एमसीक्यूज में कैसे पूछा जाएगा तो वो भी हम देखेंगे। आपको मैं बता दूं ये पार्ट 1 है जिसमें सारे एमसीक्यूज मैं आपको कवर करवाऊंगा, और पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो कवर करवाए जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। देखो जी लूप्स क्या होती हैं, जब आपका रेपिटेशन स्ट्रक्चर आता है ना उसमें हम लूप लगाते हैं। 3 तरह की लूप्स हैं, एक होती है वाइल लूप, एक होती है डू वाइल लूप और एक होती है फॉर लूप। सबसे जरूरी जो लूप है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में वो फॉर लूप होती है। देखो कहते हैं जो ऐसी लूप जो कि मोस्ट जो है वो सुटेबल है जब आप इटरेशंस नंबर को यूज करते हैं। इटरेशंस का मतलब कि 1 2 3 मतलब इस तरह की इटरेशन चला रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो सूटेबल लूप होती है वो फॉर लूप होती है। तो फॉर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। हम आगे जाके वाइल और डू वाइल को भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर लूप बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको आगे जाके भी थोड़ी देर तक जो सिंटैक्स है वो भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि सिंटैक्स भी 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके आगे जनाब स्ट्रिंग क्या होती है उसको देखेंगे कि C++ में जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो इनक्लोज की जाती है। अब स्ट्रिंग को इनक्लोज कैसे करना है वो हम पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन भी इसने दिया होगा, ये देखें। अच्छा, डबल क्वेट्स ये एक इटसेल्फ इसने सेंस एक अलग की हुई है। क्या मतलब है इसका, देखो जरा। सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि स्ट्रिंग जो होती है ये होती क्या है। जिस तरह हम लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फॉर सपोज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो आपको यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली इटसेल्फ ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे देखो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए इक्वल है डबल क्वेट्स के अंदर, यानी ये जो डबल आपको साइन नजर आ रहा है इसे डबल क्वेट्स कहा जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी राइट करेंगे तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, तो देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग यानी डबल क्वेट्स जो मैंने इस तरह करके लगाए हुए हैं, और इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स कौन होते हैं, जैसे देखो या करेक्टर्स क्या होते हैं, W इटसेल्फ एक करेक्टर है, O एक दूसरा करेक्टर है, R तीसरा, L और D
ये टोटल 5 करेक्टर हैं। अब C++ में ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है ना, स्पेस भी करेक्टर है। तो WORLD 5 और एक 6 करेक्टर्स बन गए। फिर E, ये आपके पास 7वां करेक्टर आ गया। तो ये इस तरीके से प्रॉपर वर्किंग हो रही होती है प्रोग्रामिंग में। तो स्ट्रिंग को आप इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस में और डबल क्वेट्स में। आगे जाके पैरेंथेसिस का भी कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये बात याद रखिएगा। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अच्छा, ये भी बड़ा इजी सा है। कहता है आपने राइट मोस्ट डिजिट को नंबर के डिवाइड करना है 10 से, तो वही टेक हम लेंगे क्या, उसका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जैसे देखो हम जब मोड लेते हैं मोस्टली, तो उसके अंदर हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। मोड क्या है, ये भी बड़ा एक इटसेल्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि मोड हम किस तरह लेते हैं, उसको भी इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हम मोड किस तरह राइट करेंगे। देखें जी, यहाँ पे फर्ज कर लें मैं कहता हूँ कि मुझे 10 मोड का साइन होता है परसेंटेज वाला, 10 मोड 3 का जवाब बताएं, ये किसके बराबर है, आपने मुझे ये बताना है। आप 10 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे। 3 3s आर 9, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब आप ये भी पेपर में आएगा आपके कि 10 मोड 9, कोई भी नंबर दिया जा सकता है इक्वल टू, और नीचे आपके पास कोई भी ऑप्शंस होंगे। देखो आपने सिंपल उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और ये वाला जो आंसर होगा ये आपका रिमाइंडर है और वही आपका जवाब बन जाएगा। तो 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 10 mod 3 बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि आपने गेट करना है राइट मोस्ट डिजिट को, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो वही टेक हम क्या लेंगे उसका, हम उसका रिमाइंडर ले रहे होंगे। तो इट्स रिमाइंडर यहाँ पे इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जा रहा होगा। ये आपकी एमसीक्यू सिंपल आपकी लाइन हैंड आउट से उठ के आई हुई है, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। What is the correct sentence to declare an array of size? This is very also important question. ये जो फाइल आपके साथ शेयर करूँ, मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे MCQs पेपर में आने के चांसेस 100% है, क्योंकि ये सारा यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। देखो कहते हैं आपने अरे को डिक्लेयर करना है जिसका साइज होगा 10। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जो कि इटसेल्फ एक और क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन से कितने ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि आपने याद रखने हैं। पेपर में वो कंफर्म है कि वो आपसे पूछ रहा होगा या तो आपके MCQs में या आपके सब्जेक्टिव पार्ट में। तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर आपका आएगा सारा, तो कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करने हैं। देखिए अरे कहाँ से स्टार्ट होती है, अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, अरे कहाँ से स्टार्ट होगी जी, 0 से। ठीक है, अरे आपने हमेशा याद रखनी है C++ के अंदर 0 से स्टार्ट हो रही होगी। अब कहते हैं करेक्ट सेंटेक्स बताएं कि आपने 10 नंबर की अरे को डिक्लेयर करना है, यानी कि मेमोरी में से 10 सेल्स आपने अपने लिए रिजर्व कर लेने हैं, जिसको हम नाम देते हैं अरे का। आप बिल्कुल इसको इस तरह समझ लें कि ये आपके पास पूरी मेमोरी है, और इस पूरी मेमोरी में से मैं कहता हूँ इतना सा पार्ट मेमोरी का मुझे दे दो। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्राउन भी कर दिया। देखें ये वाला सारा पार्ट मेमोरी का मेरा है, तो ये जो जितना ब्राउन पार्ट है बेसिकली इसको मैं नाम देता हूँ अरे का। कहता है अरे का लिखने का तरीकेकार क्या है, यानी कैसे लेंगे कंप्यूटर से, तो उसका तरीकेकार ये वाला होगा। देखें इंट यानी आपकी इंटीजर, आपकी डेटा टाइप आ जाएगी। अगर उसने कहा होता कि आपको 10.1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप आ जानी थी। अब उसने हमें कहा है 10 नंबर्स की अरे लेनी है आपने। देखो इंट, उसके आगे नेम, कोई भी अरे का नेम होगा। जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इंट साकिब, साकिब क्या है जी, एक अरे का नेम है, तो मैं कहता हूँ इंट साकिब 10। अब इस 10 का मतलब है इसको आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जिसको हम लार्ज ब्रैकेट्स कहते हैं। इसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं होगी। समटाइम उसने कंफ्यूजिंग ऐसे दिया होता है कि उसने ना स्मॉल ब्रैकेट्स में दिया होता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट ठीक होता है। तो स्मॉल ब्रैकेट्स में अरे हम कभी भी नहीं लिखते हैं। देखो इंट नेम 10, तो ये जो 10 आपको नजर आ रहा है, इस 10 का मतलब है कि मेमोरी से जाके 10 डब्बे उठा लो, यानी 10 सेल उठा लो। कहाँ से कहाँ तक सेल लेके आएगा वो, 0 से लेकर 9 तक। तो ये बात आपने याद रखनी। टोटल ये 10 बनते हैं। अगर वो कहता है 100 की बनाओ, तो यहाँ पे 0 से लेकर 99 तक बन जाना था। तो ये इस तरीके से प्रॉपरली वर्किंग हो रही होती है, जो कि आपके पेपर के लिहाज से आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखें। दिस इज वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं जूम कर लेता हूँ उसको थोड़ा सा, ताकि मुझे आपको मजीद समझाने में आसानी हो सके। देखो कहता है कितनी बाइट्स, बाइट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स। अगर 8 बिट्स बनती हैं तो ये बराबर होता है 1 बाइट के।
कहता है जी हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्युपाइड बाय स्ट्रिंग, कहता है कितनी बाइट्स एक स्ट्रिंग लेती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है थोड़ी देर पहले, जिस तरह मैंने कहा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन ये प्रॉपर एक स्ट्रिंग है। कैसे पता लगेगा? अगर हम उसको डबल क्वेट्स में लिखेंगे, यानी डबल कोमास में या इस तरह की डबल लाइंस में लिखाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसने लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आप इसको स्टार्ट करें, 1 यानी पी का मतलब 1, फिर R2, फिर O3, इस तरह गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखें स्ट्रिंग कितने, ये प्रोग्रामिंग के पूरे कॉन्सेप्ट कहाँ तक चलते हैं जी? 11 तक। इसका सिंपल राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन देखते हैं तो 11 है। देखें इसका राइट ऑप्शन क्या आ गया? 11। अगर यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन होता तो स्पेस भी आपने काउंट करनी है। फर्ज कर लो वर्ल्ड के 5 वर्ड हैं, ऑफ के 2 वर्ड हैं और एजुकेशन के हम गिन लेते हैं EDUCATION, टोटल 9 वर्ड्स हैं। देखिए 9, फिर 10, 11, 12 और एक ये आपके पास 13 यानी 13 और एक मिला के टोटल 14, तो 14 वर्ड्स बनते हैं पूरे स्ट्रिंग के, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के। तो इस तरीके से आपने स्ट्रिंग को काउंट करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, प्रोग्रामिंग के बजाय वो आपको समटाइम हेलो वर्ल्ड देता है मोस्टली, तो हेलो वर्ल्ड आपने काउंट करने हैं जिसमें स्पेस भी होगी, तो वो स्पेस की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने वहां पे कंफ्यूज जो है वो नहीं होना। तो प्रोग्रामिंग का राइट ऑप्शन यहाँ पे 11 बन गया। कैसे काउंट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट देन इनक्लोजिंग दीज स्टेटमेंट इन कर्ली ब्रैकेट्स इज। देखो क्या कह रहा है कि अगर इफ स्टेटमेंट क्या होती है? ये इफ स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे मैं कहता हूं इफ अगर आपका ग्रेड ए है, फर्ज कर लें इफ योर ग्रेड ए, तो आपको एक स्कॉलरशिप दे दी जाए। अगर आपका ग्रेड ए नहीं है तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। देखो कंप्यूटर यहाँ फैसला करेगा, आप जो भी नंबर एंटर करोगे, आप फर्ज कर लें 90% एंटर करते हो तो कंप्यूटर कहते हैं हाँ जी आपका ग्रेड ए है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये पीछे इस तरह की लॉजिक बनी होती है इफ एल्स के साथ। कहता है कि अगर इफ स्टेटमेंट मोर देन वन स्टेटमेंट है तो उसे इनक्लोज किया जाएगा ब्रैकेट्स में, मस्ट इनक्लोज। देखो सिंपल एक वो है, ये लाइन है, उसे हम मस्ट इनक्लोज करेंगे, यानी मस्ट ब्रैकेट्स लिखेंगे, नहीं ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, और अगर सिंटैक्स एरर नहीं आएगा तो वो रीडेबिलिटी के लिहाज से खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो मस्ट इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10, सपोज कर लें कि आपके पास एक इंटीजर टाइप है जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट एन इंटीजर टाइप पॉइंटर कंटेन अ मेमोरी एड्रेस। आपके पास आपको मेमोरी में एड्रेस कैसे लिखा जाता है? मेमोरी ना इस तरह की होती है लाइक दिस। अब ये मेमोरी आपकी इस तरह डब्बों में, जिसको हम सेल्स कहते हैं, इसके अंदर डिवाइड हो रही होती है। इसका एड्रेस इस तरह का होता है 0x22F330। अब ये बहुत लंबा है, मैंने आपको एक दफ़ा लिख दिया है। देखो क्या होता है, ये इस तरह का एक एड्रेस है, यानी इस पूरे इस सेल का नाम है। कहता है व्हाट विल बी द न्यू मेमोरी एड्रेस इफ वी इंक्रीमेंट द पॉइंटर बाय 1। अब देखें आप खड़े हुए हैं इस जगह पे, अब 330 है। आपको पता है जो आपकी मेमोरी होती है ना वो काउंट हो रही होती है बाय 4। यानी आपको अगर मज़ीद सिंपल तरीके से समझाऊं या मज़ीद ईजियर तरीके से समझाऊं तो आपने ये करना है कि जो भी आपके पास एड्रेस होगा उसमें आपने इंक्रीमेंट कर देना है जनाब एक पॉइंटर का। तो जब आप उसको इंक्रीज करेंगे तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो बन जाएगी। यानी आपको पता है मेमोरी एड्रेस होती है, यानी कि एक मेमोरी जंप करती है बाय 4, यानी 4 बिट्स के साथ। सिंपल कर लें 2 3 4, ये जो आखिरी वाले नंबर्स हैं इसमें जमा कर दें 4, तो देखो 234 आ गया यहाँ पे 234। अगर आप फर्ज करो आपके पास 234 होता है, कहता है इससे अगला नंबर बताओ, आपने इसमें जमा करना था मजीद 4, तो ये बन जाना था 238 ये वाला, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन बन जाना था। लेकिन यहाँ पे चूंकि 230 है तो 0 में जब आप प्लस करेंगे 4 को तो ये वाला एड्रेस आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने प्रैक्टिकल के फाइनल के लिहाज से भी याद रखना है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफिनिट रिकर्जन्स। अच्छा ये आपको ना इस तरीके से आ रहा होता है आपके क्विज में, स्पेशली वाइल लूप में। अगर आपने खुद अटेम्प्ट किए हैं क्विजेज, अगर वाइल लूप कंडीशन फॉल्स ही ना हो तो क्या होगा? उसका आंसर है कि वो जो कंडीशन है वो चलती जाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपकी मेमोरी या आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो जाते। तो अगर इनफिनिट रिकर्जन है
तो उस केस में आपने क्या किया होगा, आपने कोई ना कोई रिकर्सिव कॉल कर लिया होगा, चूंकि इनफाइनाइट है ना, कंडीशन चलती जा रही है, तो आपने कह दिया होगा कि आई प्लस प्लस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने उस सेंस में ये कहा होगा कि हाँ जी ये कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 100K यानी 1000K, इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर। ये क्या है, ये बड़ा है किससे, 1 से। अगर बड़ा है तो सी आउट कर दो, यानी कंडीशन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो, यस करेक्ट। अब देखो ये कितनी दफा चलेगा, ये उतनी दफा चलेगा जब तक ये पूरा फिगर यानी 100K, ये 1000K का मतलब होता है तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 लाख दफा स्क्रीन के ऊपर प्रिंटिंग होगी। अब आपने ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट चलती जा रही है। तो आपने वहां पर रिकर्सिव कॉल किया, यानी बार बार एक ही चीज आप वहां पे कॉल कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेन एवर, जब कभी आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं प्री डिफाइंड मैक्रो के साथ, तो उसके हम क्या यूज करते हैं, हमेशा याद कर लें, जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो वो आप हेडर फाइल में करेंगे, जिसको हम हैशटैग इंक्लूड कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा ऑन द टॉप ऑफ द हेड लिखी जाती है, यानी सबसे ऊपर प्रोग्राम के लिखी जाती है, जिसलिए हम इसको हेडर फाइल कहते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड में हमेशा हमारी कोई लाइब्रेरी यूज होती है, और ये लाइब्रेरीज कहलाती हैं हेडर फाइल्स। तो यहाँ पे हेडर फाइल इसका राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट डील, स्विच स्टेटमेंट कब डील करती है जी आपके पास, यानी आपने बताना है कि स्विच स्टेटमेंट किस किस डेटा टाइप के साथ डील करती है। तो इसका आंसर है ऑल, यानी ये इंटीजर के साथ भी करती है, ये फ्लोट के साथ भी करती है, और नहीं फ्लोट साथ सॉरी नहीं करती ये, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट हमेशा इंटीजर और करेक्टर के साथ करती है, ऑल के साथ नहीं आएगा। यानी कि अगर ऑल उस सेंस में अगर फ्लोट ना हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो इंटीजर और करेक्टर बोथ बनेगा। ये देखें, बोथ इंट और करेक्टर। फ्लोट के साथ ये नहीं काम करेगी, क्योंकि फ्लोट के साथ पॉइंट वाली वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट डील नहीं कर सकता। फिर बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम, यहाँ पे इंटरप्रेटर आएगा, सिंपल इसमें लिखा हुआ भी होगा, देखें इंटरप्रेटर, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मतलब है कि वो मशीन लैंग्वेज कोड में, मशीन लैंग्वेज कोड मतलब 001 के अंदर आपके कोड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इंटरप्रेटर बेसिकली यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो TWAIN स्टैंड फॉर सिंपल टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये कहीं ना कहीं हैंडआउट्स में डिक्लेयर हुआ होगा। टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम इज द राइट ऑप्शन इन C++, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, द पैरामीटर्स पास्ड टू इज डिजिट फंक्शन, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके तकरीबन कोई 17 या 18 लेक्चर से आया हुआ है। कहते हैं जी पैरामीटर जो हम पास करते हैं इज डिजिट फंक्शन को, वो कौन सा होता है, वो करेक्टर का वेरिएबल होता है, इज डिजिट। देखो ये जो आपको नाम तो लग रहा है डिजिट है, लेकिन इटसेल्फ ये करेक्टर्स हैं, IS ये करेक्टर्स हैं, स्पेस नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो अ करेक्टर वेरिएबल बेसिकली इज द राइट ऑप्शन हियर। अगर कोई नंबर होता तो इंटीजर वेरिएबल आ जाना था। इसी तरह C++ व्यूज ईच फाइल एज अ सिक्वेंशनल स्ट्रीम, स्ट्रीम्स क्या होती हैं जी, हम फाइनल में जाके इसको डिटेल डिस्कस करेंगे आपके लेक्चर्स में, जहाँ पे तकरीबन 35-38 के दरमियान ये कहीं ना कहीं लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। वैसे स्ट्रीम का मतलब होता है नदी, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रीम का मतलब क्या है, इसका मतलब सी आउट और सी इनकी फंक्शनैलिटीज हैं प्रॉपरली, ये स्ट्रीम्स हैं। फाइल्स के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं आपको फाइनल की तैयारी करवाऊंगा उस टाइम पे। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिक्वेंशनल स्ट्रीम्स होती हैं ये किसके साथ काम करती हैं, बाइट्स के साथ, नॉट बिट्स। मोस्टली बच्चे यहाँ बिट्स लगाते हैं, ये बाइट के साथ काम करती है, बिट के साथ काम नहीं करती है, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर का जो वर्ड है ये हमने 18 लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर को एक, इसका इंपॉर्टेंट MCQs ये भी है कि स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या है, तो वो स्ट्रक्ट है, STRUC स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको हम STRUC लिखते हैं वैसे अमूमन, स्ट्रक्ट STRUC, हाँ यही होता है, टी नहीं आता इसमें, सॉरी। तो ये आपके पास इस तरह की फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं। तो यहाँ पे देखो कहते हैं स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर किसको कलेक्ट करता है जी, स्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहा होता है आपका, ओके इसको डिलीट करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर जो होता है ये सिर्फ वेरिएबल्स के साथ काम करता है, ओनली वेरिएबल्स यूज अ सिंगल नेम। इस तरह भी आता है कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल यूजिंग अ वट नेम, सिंगल या मल्टीपल। तो आपने याद रखना है सिंगल, यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा आपका।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, द डिफॉल्ट मोड फॉर राइटिंग इनटू अ फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखो, ओ का मतलब होता है आउटपुट और आई का मतलब होता है इनपुट। अगर यहाँ पे इफ स्ट्रीम होता ना, आई एफ इफ स्ट्रीम, तो इसका मतलब इनपुट था, लेकिन ये ओ एफ स्ट्रीम है तो ये आउटपुट स्ट्रीम बन जाएगा। ठीक है, वैसे अमूमन यहाँ पे लेक्चर नंबर 20 होगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर प्रैक्टिकल को आपने बाद में जाकर देखना है इसको, तो तब आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वर्किंग कर रहा होगा, यही एमसीक्यूज। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट, ये इसकी एक्सटेंशन होती है, इज अ काइंड ऑफ, ये क्या है? ये रैंडम एक्सेस फाइल है। ठीक है, आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इसको। आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट की फाइल है, आप जाके सिंपल उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है ना, वो आपसे किसी और चीज़ की डिमांड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, विंडोज़ नहीं करती हैं। तो ये रैंडमली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वट एवर, जब भी आप करना चाहें और जहाँ पर भी आप करना चाहें। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जो हम पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें मैं आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के वो डिटेल्ड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पेपर है आपके पास ये, और 2 पेपर ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियसली इसमें कवर करवाए हुए थे, तो वो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस कॉन्सेप्ट को भी सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें दूसरे पेपर का, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो एड्रेस होता है मेमोरी का पहला एलिमेंट का, वो क्या होगा? क्योंकि देखें ये अरे है, हमने इसको इनडायरेक्टली अभी आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको इस तरह बताया था कि अरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। अब आप फर्ज कर लो कि मेरे पास जो पहला एलिमेंट है वो 0 के अंदर स्टोर हुआ होगा। ठीक है, देखें बेस एड्रेस वो होता है जो पहला एलिमेंट होता है जो कि 0 के अंदर स्टार्ट है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस। और बेस एड्रेस वो एड्रेस अगर आप शुरू से स्टार्ट करेंगे तो वो 0 एलिमेंट के अंदर स्टोर हुआ होगा। फिर वी वांट टू एक्सेस अरे इन रैंडम ऑर्डर, कहते हैं कि अगर आप अपनी अरे को, अरे हम किससे कहते हैं, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी का वो हिस्सा जो हम अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं। जैसे आप फर्ज कर लो ये आपकी 8 GB की मेमोरी है, आपकी मेमोरी आपके छोटे छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड हुई होती है, तो हमारी मेमोरी में से कुछ वो हिस्सा, जैसे मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ, हमारी मेमोरी का ये सारा हिस्सा, यानी ये 3 सेल्स मैंने अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं। तो ये जो मैंने 3 सेल अपने लिए रिजर्व किए हैं, ये मेरे डेटा के अंदर, यानी मैं अपना डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, तो इसको मैं नाम दे दूंगा अरे का। ठीक है, तो अब इस अरे को आपने रैंडमली एक्सेस करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? जब आप पॉइंटर्स अपने मेमोरी के अंदर या अपने सिंटैक्स में पॉइंटर वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। फिर उसके आगे स्ट्रक्चर का मुख्तलिफ क्वेश्चन है, द डैश स्ट्रक्चर इज अ मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विच मेक द कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो ये स्विच स्ट्रक्चर होता है जो कि काम कर रहा होता है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में ना हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई होती है। जैसे हम इसमें कहते हैं केस 1, ये इसका सिंटैक्स है, केस 1 में अगर वो ठीक हो गया तो नीचे ब्रेक स्टेटमेंट लगी होगी। ठीक है, और स्टेट केस 2 में चलते हैं, तो केस 2 में हमारे पास अगर ये रॉन्ग है तो ये केस 2 में आके चेक कर रहा होगा, और एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर भी होगा। तो ज़्यादा रीडेबिलिटी और ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ पे आपका काम हो रहा होगा? जहाँ पे आपने स्विच स्टेटमेंट को लगाया होगा। मल्टीपल इफ़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल इफ़ लगी होंगी। इफ़ एल्स और एल्स इफ़ ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन स्विच स्टेटमेंट ही बन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। अच्छा, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके लिए C++ के ऑनर ने या डेवलपर ने पहले से डिफाइन कर रखे हैं। जैसे आप फर्ज कर लो, आप लिखते हो सी आउट, ये जो आप सी आउट राइट कर रहे होते हैं ना, ये एक रिजर्व वर्ड है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। आप लिखते हैं सी इन, आप सी इन को, सी आउट को वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सी आउट सी इन का एक ख़ास मकसद है हमारे पूरे प्रोग्राम में यूज़ करने का। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया स्विच स्टेटमेंट, देखो स्विच एक कीवर्ड है, आप ये नहीं कह सकते कि स्विच इक्वल्स टू, यानी आप वैल्यू असाइन कर रहे हो 12, ये आपको एरर दे देगा कि ये जो स्विच है ये तो ये पूरी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, आप इसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो C++ ने हमारे लिए पहले से डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे प्रोग्राम में रिजर्व वर्ड कौन सा है, यानी इसमें वो कहता है कि ऐसा आपने बताया जो रिजर्व वर्ड ना हो। हम पहले देखते हैं कि इसमें रिजर्व वर्ड है कौन कौन से। इंट, आपको पता है ये इंटीजर एक डेटा टाइप है, हम इसको सिंपल इंट लिखते हैं और हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है, तो ये रिजर्व वर्ड है। फ्लोट भी एक रिजर्व वर्ड है, डबल भी डेटा टाइप है, तो ये भी एक रिजर्व वर्ड है। चौथा देखें सम,
सम रिजर्व वर्ड नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो रिजर्व वर्ड नहीं होते, तो सम यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके आगे टू एक्सेस रीड फंक्शन। अच्छा, एक्सेस करना आपने रीड फंक्शन, यानी आपके पास कोई एक फाइल है, आपने उस फाइल को रीड करना है, उसके लिए क्या लाइब्रेरी आप यूज़ करेंगे? तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड, यानी STD, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म बनती है ना वो बनती है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड LIB, ये लाइब्रेरी की शॉर्टेस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसको हम कहते हैं stdlib.h। अब ये जो .h है ये क्या है? ये हेडर फाइल है आपके पास। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h को आप यूज़ करेंगे, या आप इसको सिंपल एक हैशटैग इंक्लूड के साथ शामिल कर देंगे और आपकी लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी, और आप किसी भी फाइल को, यानी किसी भी अपने प्रोग्राम में आप जो रैंडमली एक्सेस फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h है, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रॉपर लेक्चर्स में। अगर आपने लेक्चर नहीं सुने और टाइम है आपके पास तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर सुन लें, और अगर लेक्चर का टाइम सुनने का नहीं है तो आप दूसरी प्रिपरेशन वीडियो देख लें, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करके पेपर देने जाएं, इंशाल्लाह आप इजीली पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, मैं आपको जो 3-4 दफ़ा पहले भी ये समझा चुका हूँ। यहाँ पे ये पेपर में मैंने बताया था कि इनडायरेक्टली जो अरे के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं। अरे के कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, अरे कहाँ से स्टार्ट होती है जी? 0 से स्टार्ट होती है। देखो आपने बताना है इंट अरे 4 कितने डब्बे तक, यानी मैं डब्बे इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको सुनने में आसानी हो जाए, नहीं तो हम इसे अब के ऑनवर्ड, यानी अब इस प्रिपरेशन में मैं जितनी दफ़ा भी इसका नाम कॉल करूंगा मैं अब सेल कॉल करूंगा, यानी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल का मतलब मेमोरी के कुछ डब्बे आप अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं। आप देखो इंट अरे 4 ये कितने मेमोरी के सेल लेगा? तो ये लेगा 0 से लेकर 3 तक। देखो 0 से 3 तक। अब मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा 4 है तो 4 लगा दो, तो ये सबसे ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं आप तमाम तो स्टूडेंट्स। 0 से लेकर 3 तक देखें, 0 1 2 3, टोटल कितने बन गए? 4, लेकिन कहाँ तक गए आप? 3 तक गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 है, ये इस तरह 3 आएगा। अब फर्ज कर लीजिए आपके पेपर में 7 आ गया, आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 6। क्यों? क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, आपने जाना 7 तक था, लेकिन आपने 7 बस सेल्स अपने लिए लेने हैं। अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे आके आपके 7 सेल पूरे हो गए। ये आपका 8वां सेल, यानी मेमोरी का 8वां डब्बा बन जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। तो 6 तक आप जाएंगे, तो ये देखें 6 तक। अब इस केस में चूंकि 4 है तो यहाँ पे 3 इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने प्रैक्टिकल के लिहाज से बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आप लोग सुन रहे होंगे मेरी इस वीडियो को ऑन यूट्यूब या लाइव जो आप मुज़म्मिल ले रहे हैं, तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि इस कॉन्सेप्ट को आपने आइंदा आने वाले कॉन्सेप्ट यानी पेपर के लिए भी और आइंदा आने वाले सेमेस्टर के लिए भी याद रखना है, CS 301 के लिए भी। फिर व्हेन एन अरे एलिमेंट, जब कोई भी अरे एलिमेंट पास होता है फंक्शन के थ्रू, जब भी आप कोई भी एलिमेंट को फंक्शन के थ्रू पास करते हैं तो वो पास हो रहा होता है, इट इज़ पास बाय कॉल बाय रेफरेंस, यानी रेफरेंस के थ्रू। और मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये समझाया था अपनी वीडियो में कि रेफरेंस जब भी वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम एंड का साइन इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। फिर उसके आगे जनाब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वाइल प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इट इज़ गुड टू पॉसिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज इंटरफेस द प्रोग्रामिंग स्किल इज कॉल्ड। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। देखो आपको नाम से पता लग रहा है कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप एक अच्छा या एक आसान जो है वो इंटरफेस चाहते हो, तो इस प्रोग्रामिंग स्किल को क्या कहते हैं? यूजेबिलिटी, यानी आपने यूज़ करना है ना किसी भी चीज़ को, तो इसका मतलब देखो यूजेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब जो मेजरमेंट्स हो रही होती हैं, स्केलिंग हम कर रहे होते हैं। रीडेबिलिटी का मतलब जो हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम अपना प्रोग्राम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सी आउट हुआ हुआ है, सी इन हुआ हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, लाइब्रेरीज को ऐड किया हुआ है। और सस्टेनेबिलिटी कि आपका सस्टेन कितना है, और ये आपके उसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में आता भी नहीं है। फिर उसके आगे वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ, जो वर्ड प्रोसेसर है वो किसकी टाइप है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समटाइम ये लॉन्ग में आ जाता है कि कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर SYS सिस्टम, और एक होते हैं एप्लीकेशन APP एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूरा इसलिए नहीं लिख रहा कि आपका टाइम, ये जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो मजीद बढ़ जाएगा। देखें जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम क्या होता है?
आपका हार्डवेयर, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स जो है, विंडोज जो है, ये आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो वर्ड प्रोसेसर, अब ये सिस्टम को कंट्रोल तो नहीं करता, जैसे मैं इस टाइम मेरे सामने वर्ड नहीं खुला हुआ, ये पीडीएफ है जो मैंने गूगल के थ्रू ओपन किया हुआ है, मेरी व्हाट्सएप कनेक्टेड है, तो देखें मेरा सिस्टम चल रहा है। अब वर्ड में तब खोलूंगा जब मुझे स्पेसिफिक कुछ टाइप करना है या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखें, अब ये जो गूगल है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये मैं तब यूज़ करूंगा जब मुझे कोई सर्च करनी होगी किसी चीज़ को, या यूट्यूब पे किसी चीज़ को सर्च करना होगा। इसी तरीके से एक्सेल, एक्सेल भी एक जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मुझे वो तभी यूज़ करना है जब मैंने एक्सेल के ऊपर काम करना है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ करेगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेंगी कि आपने कैसे मैनेज करना है और चीज़ें किस तरह मेंटेन करनी है। तो ये दो तरह के सॉफ्टवेयर आपने याद रखने हैं। हर तरह से अगर पूछता है आपसे तो आपने हर तरीके से उसको रिप्लाई करना है। वाइल लूप में एग्जीक्यूट, अच्छा जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वाइल लूप को। फॉर लूप मैंने आपको बता दिया। वाइल लूप हमेशा याद रखें, ये तभी काम करेगी जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। जैसे आप फर्ज कर लें, मैंने कहा 2 + 2 ये बराबर है 5 के, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। तो वाइल स्टेटमेंट यहाँ काम नहीं करेगी। अगर आपने कंडीशन शुरू में गलत दे दी तो वाइल स्टेटमेंट वहां काम नहीं करेगी। तो कहता है वाइल लूप में एग्जीक्यूट, वाइल लूप कब एग्जीक्यूट होगी? 0 टाइम। 0 टाइम क्यों? क्योंकि आपने अगर स्टेटमेंट गलत दी है तो वो कोई काम नहीं करेगी, और मोर टाइम्स, और अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक है तो वो काम करना शुरू कर देगी। अब वाइल में और डू वाइल में एक फ़र्क है। डू का मतलब होता है करो, और वाइल का मतलब दोबारा स्टेटमेंट को चेक करो। अब वाइल स्टेटमेंट जो है वो 0 और मोर टाइम्स काम करेगी। अगर यही आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, और जो पूछा भी जा सकता है कि डू वाइल, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, डू वाइल लूप में एग्जीक्यूट, वहां पे आंसर आएगा 1 और मोर टाइम। सिर्फ वाइल लूप में यही फर्क है कि अगर आपने स्टेटमेंट गलत दी है तो वो काम नहीं करेगा, 0 टाइम्स काम करेगा, और अगर आपने स्टेटमेंट गलत दी है और आपने डू वाइल लगाया है तो डू का मतलब है पहले करो उसके बाद कंडीशन चेक करना, तो वहां पे एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट करेगा वो, और अगर स्टेटमेंट ठीक होगी तो वो आगे भी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगा। तो बेसिकली ये मेन मकसद है जो कि आपसे पेपर में पूछ भी लेता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। बच्चे वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ सिंटैक्स लिख के आ जाते हैं, हालांकि सिंटैक्स तो दोनों का सेम है, ऊपर सिर्फ एक डू का कीवर्ड आना होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आपने लिखना होता है। ठीक है, इसको याद करना है आपने। कीवर्ड, कीवर्ड वही वाली बात की, जिस तरह डू एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है, सी आउट कीवर्ड है, हैशटैग इंक्लूड एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। अगर आपने किसी भी फंक्शन से वैल्यू को बैक लेना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास रिटर्न का कीवर्ड होता है C++ में। ब्रेक का कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये तब यूज होता है जब हमने डायरेक्टली कंटिन्यू करना होता है किसी भी चीज़ को। तो जो कीवर्ड है, अगर आप बैक, यानी आपको नाम से पता लग रहा है कि हमने क्या करना है, हमने पीछे आना है, वापस आना है, तो हम कहते हैं रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है जो हम यूज़ कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को करना है जी, कॉल द फंक्शन फ्लोट एरिया। देखें जब आपने कहना है कि फ्लोट एरिया को हमने यहाँ पे इसका सिंटैक्स बताना है सिंपल, तो सिंटैक्स ये है, एरिया इंट नंबर और आखिर में सेमीकोलन। ये सिंटैक्स है जो आपने सिंपल याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, वट स्टेटमेंट अलाउ टू सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस। आपने बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको मल्टीपल चॉइसेस को अलाउ करती है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्विच स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिर्फ एक मकसद है, हम कहते हैं फर्ज कर लें आपके पास ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है, आप कहते हो ठीक है इसको चेक करो, अगर गलत भी निकलती तो कंटिन्यू करो, मुझे कंटिन्यू चाहिए काम, मुझे मुसलसल काम होता हुआ चाहिए, तो हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। गो टू का मतलब है डायरेक्टली आप जंप करते हैं, गो टू दिस पोजीशन, और ये भी मेमोरी के अंदर यूज हो रहा होता है। जैसे ये मेमोरी है, आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये सारा छोड़ के सिंपल यहाँ चला जाऊँ, आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए गो टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी गो टू, फर्ज कर लो इसका नाम है x1, इसका नाम है x3, आप कहते हो x1 पे गो टू, यानी गो टू कहाँ चले जाओ, x3 पे चले जाओ। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका गो टू स्टेटमेंट का। ये सारे आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने कैसे आइंदा आने वाले कॉन्सेप्ट में भी काम करना है, और अपने पेपर में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ पूछी जाती है वो भी आप लोगों ने देखनी है। फिर C इज़ वाइडली नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सी है वो बेसिकली यूनिक्स के ऊपर ज़्यादा बनी थी, तो यूनिक्स यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, बन जाएगा। यूनिक्स क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स की तरह काम कर रहा होता है। फिर टू कन्वर्ट द वैल्यू वन टाइप इनटू अनदर टाइप, आपने क्या करना है, बिल्ट इन फंक्शंस में, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन है जो पहले से बने हुए हैं, आप कन्वर्ट करो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में, तो वो उसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे जी, उसके लिए हम स्टैंडर्ड लिब यानी लाइब्रेरी को ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल अट्टा लगाने वाला काम है, इसमें समझाने वाला काम नहीं है कोई भी। फिर सिंटैक्स ऑफ यूनियन, यूनियन ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, ये आपका 22वें लेक्चर से आया, तो यू कैन स्किप दैट, बट अगर प्रैक्टिकल के लिए समझना है, देखें सिंटैक्स जो है यूनियन का वो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल, ये कीवर्ड है जो आपने याद रखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फंक्शन सीक जी, सीक जी भी आपका बेसिकली ज़्यादातर रिपीट हुआ है आपके तकरीबन 19वें लेक्चर के बाद ही। तो सीक जी जो है वैसे वो पैरामीटर 2 ले रहा होता है, तो यहाँ पे 2 इसका राइट ऑप्शन है। इसको भी आप फाइनल टर्म में देख रहे होंगे जब आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे होंगे। उसके आगे जनाब फंक्शन राइट, अगर आपने किसी भी फंक्शन को राइट करना है तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ बाइट्स को यूज़ करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्ट्रिंग हमेशा बाइट के साथ काम करती है, बिट के साथ काम नहीं करती। बाइट का मतलब कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जनाब वो ये है कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन कब आपका ट्रू होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। और ये मुझे याद है, मैंने आपका तकरीबन अभी जो प्रैक्टिकल रिसेंटली क्विज आया था, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी। थ्रेटिकल में भी ये दोनों क्वेश्चन ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ था। देखिए जी, एंड गेट एक लॉजिकल है, सबसे पहले तो उसका साइन देख लो, ये वाला होता है, और का साइन ये वाला होता है, और जो नोट है उसका साइन इस तरह फिक्टोरियल का होता है। ये हिमसेल्फ बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर 1 1 होगा तो आंसर आपका 1 आएगा, तो इसका आंसर है व्हेन बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू। अगर और की बात करता आपसे, तो और में ये बात याद कर लो कि 0 1 यानी दोनों में से अगर एक भी आपका आंसर जो है वो ट्रू है, 1 आ गया, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, और का मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बिट्स कंप्यूटर के अंदर वर्किंग कर रही होती हैं। सही है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट द, जो नल करेक्टर होता है वो कहाँ पे इंडिकेट होता है, तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग इंडिकेट होता है। तो नल करेक्टर बेसिकली यूज टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एंड इसका जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। डेट्स इनफ जी, ये आपके 2 पेपर थे। मैं आपको फिर कहूँगा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल्ड वीडियो प्रीवियस मैंने इसमें सेमेस्टर में बनाई थी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेक श्योर आप ये 2 प्रिपरेशन वीडियोस देख लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों में पास हो जाएंगे। अगर टाइम है तो हैंड आउट ज़रूर पढ़िएगा, हैंड आउट्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। और ये बात याद कर लें कि 100% ये है कि इस तरह काम हो रहा होता है। लेक्चर नंबर 1 बेसिकली कनेक्टेड होता है लेक्चर नंबर 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, तो आप लोगों ने हैंड आउट स्किप नहीं करने। हाँ, अगर टाइम नहीं है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम है, तो आपने प्रिपरेशन वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करके जाना है, ताकि आप लोगों के मैक्सिमम जो है वो नंबर आ सकें। तो मैं उम्मीद करूँगा आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।